आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि पूर्व विधायक साहब की एक आदत है लोगों को कंफ्यूज करना। अभी भी आपने देखा होगा कि उनकी गाड़ी पे आगे पूर्व विधायक कितने बड़े अक्षर में लिखा हुआ है और विधायक कितने बड़े अक्षर में लिखा हुआ है और पूर्व छोटे से में। तो जिस प्रकार से वो लोगों को अभी भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैं विधायक हूँ, इसी प्रकार से विकास के मामले में वो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। सर नमस्ते। आज हमारे पॉडकास्ट में यहाँ मंदसौर में हम लोग उपस्थित हैं सर के ऑफिस दलोदा, और हमारे पॉडकास्ट का ये तीसरा शो है। और हमारे शो में आज हैं सरपंची से आए, सबके मन को भाए हैं और पंचायत चमकाई थी, अब शहरों में आए हैं। तो आदरणीय विपिन जी जैन का है, विधायक साहब का है, विपिन भैया का है, जो कहें एक सामान्य स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति। सर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा पैनल डिस्कशन होगा, भोलेराम पाटीदार भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जो पहली शुरुआत है, पहला सवाल वो भोलेराम पाटीदार करेगा जी। पहले 2021 में दलोदा ग्राम पंचायत, एक छोटी सी पंचायत को प्रदेश स्तर तक ले जाने में दो चीजें फेमस हुई, एक विपिन जैन और एक छोटा सा शहर, छोटा सा कस्बा दलोदा, जिसने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि साफ सफाई के क्षेत्र में, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा था, उसके ऊपर भी एक झंडे बहुत सारे गाड़े हैं। लेकिन जो अभी समस्या आती है कि पंचायत के पास पैसा नहीं आता, अगर उनको कुछ भी कहने जाओ, आप उनको कहने जाओ कि विकास कार्य नहीं हो रहे गांव में, तो हमारी तो एक छोटी सी पंचायत है, इसमें फंड नहीं आता, इसमें वो नहीं होता, इसमें वो दिक्कत है। इन सब समस्याओं के इतर आपने दलोदा को एक इतने मुकाम पर पहुंचाया, ये वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय आपको जाता है। अब आप विधायक बन चुके हैं, तो इस समस्या से निपटारे के लिए एक सरपंच का पंचायत के लिए क्या सलाह है और एक विधायक का इसके लिए क्या सुझाव है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2015 में मैं ग्राम पंचायत दलोदा चौपाटी का सरपंच बना जी। 2015 से 2022 तक करीब करीब 7 साल के आसपास हमारा कार्यकाल रहा। उस समय 2 साल हमारे सरकार ने बढ़ा दिए थे जी। अगर कोई भी कार्य हम करेंगे और अगर हमारी इच्छा शक्ति है जी, उसके बारे में हम सोचेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे, सरकार किसी की भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम कार्य करेंगे और अच्छा कार्य करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो निश्चित ही लोग भी हमको सहयोग करेंगे और सरकार भी हमको सहयोग करेगी। जी जी। सर हमारा एक मेन इश्यूज अभी जो है फसल बीमा और भावांतर सरकार ने भी लागू किया है। मैं पूछना चाहूंगा सर उस पर क्लियरेशन, पहले व्हाट इज भावांतर और एमएसपी। एमएसपी होती है सर न्यूनतम समर्थन मूल्य, और सरकार लेकर आई है अभी भावांतर योजना। तो भावांतर में 728 रुपये निर्धारित है, लेकिन उन्होंने योजना चलाई कि हम 5300 रुपये का भाव देंगे। लेकिन सर जिस किसान की सोयाबीन अगर 2000 बिक रही है, क्या वो उस पर 3300 रुपये अकाउंट में डालेंगे? ये वो कहते हैं 728 रुपये आएंगे। तो सर जो भावांतर, इससे अच्छा होता अगर किसानों के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य आ जाए कि हम किसानों को कोई चीज फेंकना ना पड़े, जैसे प्याज फेंकना पड़ा एग्जाम्पल के लिए। तो उस पर देखिए, आपका जो प्रश्न है वो बहुत सही प्रश्न है। हाँ सर। ये बात सही है कि इस बार सोयाबीन मंडी के अंदर नीचे से नीचे 2000 रुपये बिक्री है और हाईएस्ट में 4200-4300 रुपये के आसपास है। अब वो भावांतर योजना लेके आए हैं, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि किसानों को भावांतर देंगे कैसे। मान लो किसी के सोयाबीन हुई नहीं, तो उसको कहाँ से भावांतर मिल जाएगा? बहुत से किसानों ने तो अफलन के कारण उनकी फसल नहीं हुई, बहुत सौ ने आग लगा दी, बहुत सौ ने कल्टीवेटर घुमा दिया, तो इसका लाभ किसानों को तो मिलेगा ही नहीं। सरकार को जिस प्रकार माननीय कमलनाथ जी ने मुआवजा दिया था 100% नुकसानी मानकर, शासन को भी अभी ये बात सत्य है कि 100% नुकसानी हो गई है, 100% से ज्यादा हो गई है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मान लो किसी खेत में 50 किलो सोयाबीन निकल गई है, उसके 2500 रुपये आ जाएंगे, लेकिन उसका बीज, उसको निकालना, ठीक है, उसका सारा निंदाई गुड़ाई खुदाई खाद सब करेंगे, तो उसका तो ऑलरेडी वो किसान तो लॉस में चला गया ना। 100% से भी ज्यादा नुकसान हो गया है क्या? जी। तो मेरा तो सरकार से एक ही निवेदन है कि बिना सर्वे सोयाबीन की फसल में उनको मुआवजा 100% देना चाहिए, क्योंकि जितना जिसने लगाया उतना किसी भी किसान के पास वापस नहीं आया है।
बिल्कुल सर, क्योंकि सर 2018 में भी कोई सर्वे नहीं हुआ था। अभी जैसे ऑनलाइन का काम भी मैं ही देख रहा हूँ, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो सर फॉर्म भरना और ये कागजी कार्रवाई दूर रखनी चाहिए, किसानों को राहत चाहिए जल्द से जल्द, तो वो सरकार को देना चाहिए। देखिए, अगर मान लो सरकार को ये फॉर्म भरने की कोई फॉर्मेलिटी भी करनी है तो सरकार के पास सारा डाटा है, यस हाँ बिल्कुल सर। इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। और उनको लगता है कि इसकी आवश्यकता है तो 2 पार्ट में कर दे। फर्स्ट पार्ट में अभी पैसा डाल दे, 10 दिन के अंदर अंदर 15 दिन में सारे किसान की फॉर्मेलिटीज आ जाएगी, बाकी उस समय वो डाल दे। लेकिन कुल मिला के अभी अभी पैसे की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? कि दूसरी फसल उनको लगाना है, उसके लिए बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, उसकी हकई करना है, तो पैसे की तो आवश्यकता अभी है किसान को। जी सर। सर जैसा अभी सतपाल ने पूछा, वैसे ही मेरा प्रश्न उसके ही फॉलोअप में है कि जो किसान है वो मंदसौर की नींव है, जिसने फसल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मंदसौर ने अगर झंडे गाड़े हैं तो वो हमारे अन्नदाता की वजह से है, हमारे किसान की वजह से है। लेकिन आज भी जब हम ये बात करते हैं कि हम किसानों के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अभी जो 2024-25 की फसल बीमा राशि आई है वो कुछ जगह तो आ गई है, कुछ जगह नहीं आई है। ऐसा अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है और कईयों के तो आती नहीं है कई बार, और कईयों के आ जाती है तो वो पूरी आ जाती है, कईयों के नहीं आती है। तो इस विषय में आपके क्या कदम है कि ये अनिश्चितता हटे और सारे किसानों को जो भी बीमा राशि, मुआवजा राशि जो भी आ रही है वो उनके खाते में सीधी आए? देखिए, हमारे देश में 70% के आसपास कृषि का कार्य करते हैं जी। और हमारी जो ये अर्थव्यवस्था है सबसे ज्यादा अगर किसी पे निर्भर है तो वो कृषि के ऊपर कृषि के निर्भर ऊपर, है। यस। अगर किसान के पास पैसा आएगा तो बाजार में रौनक रहेगी। जी। अगर किसान के पास पैसा नहीं है तो बाजार में भी रौनक नहीं रहेगी। आपने जैसे कहा कि फसल बीमा, फसल बीमा अभी आया, लेकिन उसमें पूरे के गांव छूट गए। सर हमारी खुद पंचायत पूरी नहीं हुई। पंचायत पूरी नहीं हुई। आपकी कौन सी पंचायत? दौरवाड़ा पंचायत। दौरवाड़ा पंचायत। ऐसे इस जिले के अंदर बहुत से गांव हैं। जी सर। उनकी किसानों की किस्त भी कट गई थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं अनियमितता हुई। अभी किसके द्वारा हुई? क्या पटवारी ने रिपोर्ट नहीं दी? कि शासन ने नहीं भेजा? कि बैंक ने किस्त नहीं बताई? ये जो भी हो इसकी जांच होना चाहिए और जिसने किस्त कट रही है उसको तो मिलना ही चाहिए। इसके लिए मैं अभी दिसंबर में हमारा विधानसभा का सत्र चलेगा, जी। तो निश्चित ही ये प्रश्न मैं उस विधानसभा के सत्र में उठाऊंगा कि जो फसल बीमा था, जो वंचित रह गए, जी सर। किस कारण से वंचित रह गए, जी सर। और अगर शासन प्रशासन की गलती है तो जो दोषी है उन पे कार्रवाई होना चाहिए और जो वंचित किसान है उनको फसल बीमा की राशि देना चाहिए। जी सर, एक मेन मुद्दा मंदसौर का है जो हमने पिछले इंटरव्यू में भी उठाया था, शिवना शुद्धिकरण, और जिसपे विपिन जी जैन जब मंदसौर में पहली बार आए थे सरपंची से छोड़ के और अब विधायक की राह पे, पहला एक मेन मुद्दा उन्होंने उठाया था कि इसमें इस शिवना शुद्धिकरण पे एक तरह से केंद्र बिंदु के रूप में आपने काम किया है, और शिवना नदी में हमने देखा है कि उतर के भी काम किया, श्रमदान की एक अभियान चलाया है और हर सरकारी विभाग को उससे जोड़ा है श्रमदान करने के लिए। लेकिन सर इसमें जो राशि शायद एक आवंटित हुई थी उसको धरातल पे उतारने में और उस चीज को दिखने में और से शिवना शुद्धिकरण में कितना समय और लगेगा, या फिर ये एक मंदसौर का मुद्दा बन के रह जाएगा बस? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं विधानसभा का चुनाव का पर्चा भरा था उस दिन मैंने भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर और शिवना मैया के अंदर उतर कर बिल्कुल सर मंदसौर और आसपास की जनता को आश्वस्त किया था कि अगर आपका आशीर्वाद रहा तो जो शिवना हमारी मैया है, क्योंकि शिवना मैया से ही भगवान पशुपतिनाथ जी का उद्गम हुआ है, तो शिवना मैया ही हुई है और शिवना मैया को प्रदूषण मुक्त करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा, ऐसा मैंने चुनाव में वादा किया था। भगवान पशुपतिनाथ जी के आशीर्वाद से मंदसौर की जनता ने, पूरी विधानसभा की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। ये बात सही है कि हमारी सरकार नहीं बनी, अगर सरकार होती है तो काम करने में बहुत आसानी रहती है। चूंकि मेरा वादा भी था और सरकार कोई भी हो, अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है और अगर हम प्रयास करेंगे, बिल्कुल निरंतर प्रयास जारी रहेंगे, तो निश्चित ही सफलता तो मिलेगी।
अभी 1 मई से हमने शिवना में प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रातः 7 बजे से 9 बजे 2 घंटे का एक श्रमदान का अभियान चलाया था। जी सर। और आपने देखा होगा कि 49 दिन तक लगातार हमने उसमें श्रमदान किया और 500 से 550 ट्राली उसके अंदर से जलकुंभी, गंदगी, मिट्टी, ये सारा हमने बिना मशीनरी के जनता के सहयोग से उसको हमने बाहर निकाला। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से नागरिकों ने, मंदसौर और आसपास के लोगों ने उसमें जन भागीदारी की, तो इससे ये प्रतीत होता है कि पूरे जिले की जनता चाहती है कि शिवना प्रदूषण मुक्त हो, क्योंकि जिस शिवना मैया के अंदर अभी हमने प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो कार्य किया, वो पूरे मंदसौर के जो गंदे नाले हैं उसके पानी के अंदर उतर के और हमने काम किया। तो आप सोचिए कि हम हमारे घर के अंदर भी अगर साफ सफाई में बहुत से वो कतराते हैं और हमारे घर की बाहर की नाली साफ करने में दिक्कत आती, तो एक प्रकार से पूरे मंदसौर की गंदगी उसमें थी, तो भी लोगों ने उसके अंदर उतर के और श्रमदान किया। तो इससे ये साबित होता है कि सारे लोग चाहते हैं कि ये शिवना हमारी प्रदूषण मुक्त हो और इसका निर्मल जल कल कल बहे। सर, लेकिन उस पे यही एक प्रश्न है कि श्रमदान किया वो एक अच्छी बात है, बहुत सारा ये भी हुआ, बट श्रमदान के इतर कोई स्थायी समाधान इस समस्या का हो सकता है क्या? निश्चित ही इसका स्थायी समाधान है, कोई ऐसा कार्य नहीं जो असंभव है। बिल्कुल जी सर। सबसे पहले तो हमको जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले सारे नागरिक अगर ये ठान लें कि हम शिवना के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी नहीं डालेंगे, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, हम जब सफाई करते हैं वहां पे उसके अंदर से बिस्तर लोग डाल जाते हैं, उसके अंदर कपड़े डाल जाते हैं, उसके अंदर किताबों के कट्टे भर भर के डाल जाते हैं, उसके अंदर तस्वीरें डाल जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ एक मान्यता है कि भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ पुष्प हम इधर उधर नहीं फेंकते और नदी के अंदर करते हैं। मान लो किसी ने पुष्प उसके अंदर किया तो वो पुष्प तो बह के चल जाएगा, लेकिन मैंने जो ये चीजें बताई है, ये सारी चीजें उसी के अंदर रहती है और वो उससे प्रदूषित नदी होती जाती है। बहुत सारी मूर्तियां जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की है और इस टाइप की प्लास्टिक की, और ये उसमें वो कर देते, तो ये उनको नहीं करना चाहिए। आपके पास कोई तस्वीर है, लगता है कि वो फूट गई है, उसका फोटो खराब हो गया, तो उस भगवान का वो चित्र निकाल के वो प्रोवाइड करते तो ठीक है, वो कागज का रहता है, वो उसके अंदर गल जाएगा। तो मेरा तो सारे नागरिकों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हम शिवना मैया में किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु प्रवाहित नहीं करें। सर, एक और मेन मुद्दा अब जो नेशनल स्तर पे भी उठ रहा है, ठीक है, जीएसटी रिफॉर्म। जीएसटी हम ही लेके आए, हम ही ने बढ़ाई, हम ही ने घटाई और हम ही ने पीठ थपथपाई। सर, जब 2017 के आसपास जब जीएसटी आया था, राहुल गांधी ने अगले ही दिन कहा था कि इसमें 2 स्लैब जरूरी चाहिए, तीसरी स्लैब इसमें, तीसरी से चौथी स्लैब नहीं होना चाहिए। सर, बीजेपी ने उसको मजाक बनाया था कि आलू बनाने वाले क्या बताएंगे जीएसटी के बारे में, सेम यही लाइनें थी सर। और सर, जब 8 सालों बाद बीजेपी ने वही जीएसटी घटाई, तो उसमें वही जो राहुल गांधी ने 2017 में कहा था, तो जो चीज राहुल गांधी नेता विपक्ष 2 दिन में समझ गए थे, उसको समझने में 8 साल लगे इन सरकार को। और दूसरी बात सर, अगर समझ भी गए तो 8 सालों में लूटा गया जो पैसा था टैक्स का, जो सरकार जनता से लिया गया है, उस पर क्वेश्चन मार्क आता है कि वो पैसा कहाँ गया है। और अब जो घटाई है उस पर तो ठीक है, आप जश्न मना रहे हो, लेकिन अभी तक का जो सरकार का किसानों का या फिर कहें गरीब वर्गों का, क्योंकि उसमें सामान्य वर्ग ने ज्यादा टैक्स दिया है, तो वो पैसा किसके पास गया है और उसका हिसाब क्या सरकार को देना चाहिए? देखिए, हमारे नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, जो कि हमेशा देश के हित में बात करते हैं, हर चीज को वो चुनाव से नहीं लेते हैं। बिल्कुल सर। जब कोरोना आया, उन्होंने सरकार को आगाह किया, हाँ। जीएसटी लगाई, सरकार को आगाह किया उनने। जातिगत जनगणना की राहुल गांधी जी मांग कर रहे थे, आखिरी में प्रधानमंत्री जी को मानना पड़ी। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की दूरदृष्टि सोच है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब वो बोलते हैं तो उनका मजाक उड़ाते हैं।
उन्होंने जब जीएसटी लागू की तभी कह दिया था कि ये जो लगी है ये गलत लगी है, 2 स्लैब में होना चाहिए। 8 साल तक राहुल गांधी जी बोलते रहे। अब जब इनको समझ में आया, समझ में क्या आया, लोकसभा के चुनाव में जैसे ही इनकी सीटें कम हुई, हाँ। तो इनको लग गया है कि कहीं ना कहीं जीएसटी के कारण लोगों को आर्थिक नुकसान बहुत हो रहा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसपे गलत जीएसटी लग गया है, जिसपे रोजमर्रा की जिंदगी में गरीब लोगों के काम आने वाली चीजें हैं, तो उसको कम करना चाहिए। अंत उन्होंने 8 साल बाद उसको घटाया। बहुत सी चीजों में घटाए हैं, बहुत सी में उन्होंने बढ़ाए भी है, बहुत सी में अनियमितता भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जश्न मना रहे हैं, ये जश्न किस बात का है? गलती इनने की थी, गलती इनकी थी, और गलती को सुधारने का जश्न मना रहे हैं। हाँ, तो जश्न मनाने का तो इनको कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि लाने वाले ये, लगाने वाले ये, तय करने वाले ये, खुद की फीट भी अभी ये कि हमने कम कर दिए। कम क्या कर दिए? हाँ, मैं खुद इसका स्वागत करता। ये 8 साल में जो इन्होंने लिया वो वापस कर देते। हाँ भाई सर, तो ये मानते हैं देश के सामने आके टीवी पे कि हमने गलत लगा दी थी, अब हम इसका सुधार कर रहे हैं, हम देश से माफी मांगते हैं। बस। जी सर, राष्ट्रीय राजनीति के इतर में वापस लोकल मुद्दों पर लाना चाहूंगा। हमारा किसान जो है वो प्राकृतिक आपदाओं से तो पीड़ित है ही, हमेशा से रहा ही है। लेकिन एक जो कैलेमिटी है, जो नील गाय का मुद्दा है, जो जंगली पशुओं का मुद्दा है, जो आवारा पशु घूमते हैं, अगर प्राकृतिक आपदा से भी फसल बच गई तो इनसे कौन बचाएगा? इसके लिए हमेशा से किसान पीड़ित रहा है, और जो नील गाय की संख्या में वृद्धि लगातार होती जा रही है मंदसौर जिले में, उसके लिए किसान बहुत चिंतित है। क्योंकि मैं खुद जानता हूं, मेरे गांव में ऐसे बहुत सारे खेत है जहां पे वो फसल ही नहीं बोते हैं, क्योंकि नील गाय उनको नष्ट कर देगी या कोई आवारा पशु नष्ट कर देंगे। लेकिन इसके लिए ये सराहनीय कदम भी है कि आपने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया था। हमने देखा है 2-3 बार आपने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया है। तो जब आपने ये मुद्दा उठाया है तो क्या सरकार से आपको कोई आश्वस्ता मिली, और अगर नहीं तो इसके आगे आपका क्या कदम होगा इस दिशा में? देखिए, बहुत सारी ऐसी फसल है जो किसान लगाना चाहते हैं, उसका दाम भी अच्छा है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं कि सोयाबीन का भाव भी नहीं है, लेकिन किसान की मजबूरी है, मजबूरी। जी सर। और मजबूरी में लगा रहा। आज वो मक्का इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि नील गाय को नुकसान करती है। मैंने विधानसभा में 3-4 ही सत्र में इस मुद्दे को हर बार मैं इसके लिए प्रश्न लगाता हूं, और ये मेरा मुद्दा चर्चा में भी आ गया था। और जब विधानसभा में इस पे चर्चा हुई तो बहुत सारे जो सदस्य विधानसभा के, वो चाहे कांग्रेस पार्टी के हो या भारतीय जनता पार्टी के, इस मुद्दे पे सभी ने समर्थन किया था। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने खुद इस पे संज्ञान लेते हुए 2-3 मिनट उन्होंने अपनी बात रखी थी, और सरकार को उन्होंने निर्देशित किया था कि इस मुद्दे का जल्दी से जल्दी हल किया जाए, वरना ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जी। तो मेरा तो सरकार से एक ही निवेदन है कि इस नील गाय की समस्या के लिए मेरे हिसाब से 2 रास्ते हैं। या तो इनको पकड़ के वन के अंदर छोड़ दिया जाए, और अगर इसमें वैसे एक कठिन टास्क है, सबसे बढ़िया मैं जो मानता हूं कि इनकी नसबंदी कर देना चाहिए। तो ये धीरे धीरे 1-2 साल 3 साल में संख्या कम हो जाएगी। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो किसान भाइयों को अपनी खेत की चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाने के लिए, तार फेंसिंग के लिए अनुदान देना चाहिए। लेकिन सबसे बढ़िया उपाय यह है कि इनकी नसबंदी हो जाए। सर, एक और अब मैं मंदसौर का एक लोकल मुद्दा जो बहुत है, काला खेत से रिलेटेड अतिक्रमण को लेकर। सर, अतिक्रमण की समस्या बहुत है वहाँ पे, और आपने बहुत प्रयास भी किया है, तो उस दिशा में आगे क्या प्रयास रहने वाला है, और आपका क्या विजन है आने वाले 2-3 सालों में? देखिए, काला खेत का जो मुद्दा है 23 साल हो गए उसको। काला खेत में शिक्षा विभाग की जमीन में 150 दुकान सरकार ने बनाकर नीलाम की थी। उसके बाद से वहाँ एक जाति विशेष के लोग अपनी झोपड़ी वगैरह बना के रहते हैं।
आज 23 साल हो गए, सरकार उस समस्या को खत्म नहीं कर सके। मैंने अभी विधानसभा में मुद्दा उठाया था, मैंने कहा कि जो भी परिवार वहां रहते हैं, हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम किसी के बिना छत के नहीं रहने देंगे, तो 30-40 परिवार है, क्यों नहीं हम उनको प्रधानमंत्री आवास में पट्टे दे दें, मकान दे दें और उनको वहां शिफ्ट करते हैं, ताकि जिन व्यापारियों ने पैसा दिया सरकार को, उनकी क्या गलती थी? हाँ। उनने तो, सरकार ने दुकान बनाई, नीलाम की और उन्होंने पैसा भुगतान किया, तो उनकी दुकानें भी वो बंद पड़ी है। तो सरकार ने अभी आश्वस्त किया था कि बारिश के बाद हम जो भी वहां पे रहते हैं उनको दूसरी जगह या मल्टी में कहीं भी हम शिफ्ट कर देंगे और इस समस्या को खत्म करेंगे। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि जल्द से जल्द इस समस्या को खत्म करें, कि अगर 22-22, 23-23 साल अगर इन समस्याओं को हम खत्म नहीं कर सकते तो फिर क्या मतलब है? बिल्कुल। इसमें आपकी एक राय अच्छी लगी कि जो उन निर्दोष लोगों की क्या गलती है, जो वहां रह रहे हैं, जो व्यापारियों की गलती है। इसके अलावा एक मेरा प्रश्न है कि जो योजनाएं चलती आ रही है मंदसौर में, और जो आपके विधायक बनने के बाद योजनाएं चली हैं, जो पूर्व विधायक है हमारे, वो कहते हैं कि योजनाएं हमारी है, हमने चलाई है और इसके इतर बस अब कार्य हो रहा है और वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और आपके आने के बाद अब क्योंकि ये कहते हैं कि सारा हमारे जो अभी के विधायक साहब है वो करवा रहे हैं, तो इसके लिए इसमें किसकी गलती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और ये इसके बारे में आपका क्या विचार? देखिए, अब इसमें मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, पर एक बहुत छोटी सी बात को बोलता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 20-21 महीने हो गए हैं और 20-21 महीने से मैं देख रहा हूँ, मैं मेरा कार्य ईमानदारी से कर रहा हूँ। जहाँ विकास की आवश्यकता है उसके लिए मैं सरकार के पास जाता हूँ, मुख्यमंत्री जी के पास जाता हूँ, डिप्टी सीएम साहब के पास जाता हूँ और वो मांग करता हूँ। अभी बहुत सारे मुद्दों पे, विकास कार्यों पे मैंने देखा कि पूर्व विधायक साहब कह रहे हैं कि ये मैंने करा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि पूर्व विधायक साहब की एक आदत है लोगों को कंफ्यूज करना। अभी भी आपने देखा होगा कि उनकी गाड़ी पे आगे पूर्व विधायक कितने बड़े अक्षर में लिखा हुआ है और विधायक कितने बड़े अक्षर में लिखा हुआ है और पूर्व छोटे से में। तो जिस प्रकार से वो लोगों को अभी भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैं विधायक हूँ, इसी प्रकार से विकास के मामले में वो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। सर, इस पे एक इनकी पॉलिसीज है सर, अभी एक सख्त टिप्पणी है ये, अगर आपको लगे इस पे जो भी बयान, लेकिन सर लाडली बहना योजना, मैं कहना चाहूंगा सर, हमारे घर में भी आती है लाडली बहना का पैसा, लेकिन सर इससे कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक आर्थिक बोझ हर महीने बढ़ रहा है। हर महीने की तारीख आती है, जैसे लोग छोटे गरीब वर्ग समूह की किस्त भर रहे हैं, ऐसे सरकार लाडली बहनाओं की किस्त भर रही है। तो सर इस पे लाडली बहनाओं को प्रोत्साहन करने का ये माध्यम है, या फ्री की एक रेवड़ी बांट के कि ये कहीं जुड़े नहीं, इसलिए ये माध्यम बनाया है इनको? देखिए, किसी को अगर पैसे की आवश्यकता है बिल्कुल, तो उसको पैसा मिलना चाहिए। हाँ, जैसे विकलांग भाई है, बिल्कुल ठीक है, विकलांग पेंशन मिलना चाहिए, वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, विधवा पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन ये कितनी मिल रही है अभी? 650 रुपए। हाँ, ठीक है, लाडली बहना को अभी 1250 दे रहे हैं, मैंने सुना 1500 करेंगे, धीरे धीरे 3000 करेंगे। तो मेरा ये सोचना है कि जिसको आवश्यकता है उसको दे, उन गरीब लोगों को मजबूत करें, लेकिन बाकी फ्री का सब बंद होना चाहिए। आप सबसे बढ़िया ए क्लास के हॉस्पिटल बनाओ, वहां पे इलाज फ्री रहे, वहां पे दवाई फ्री रहे, वहां पे उसकी जांच फ्री रहे, तो आप इनडायरेक्ट रूप से आप ये लाभ पहुंचाओ लोगों को। आप अच्छे ए क्लास के स्कूल बनाओ, लोग प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे ही नहीं उन बच्चों को, सरकारी स्कूल में भेजेंगे। आज सरकारी स्कूल में क्यों भेज रहे हैं? वहां ना टीचर है, न बैठने की व्यवस्था है, न लाइब्रेरी है, न लैब है, न प्लेग्राउंड है, न खेल शिक्षक है, इसलिए वो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। तो सरकार को इनडायरेक्ट रूप से लोगों की मदद करना चाहिए। उनका पैसा आप ए क्लास के स्कूल बना दोगे, हर घर वाले 40-50 हजार रुपए फीस के देते हैं, वो बच जाएंगे उनके। ए क्लास के हॉस्पिटल बना दो, अभी जांचें फ्री कर दो, दवाई फ्री कर दो। इस टाइप से लोगों को मजबूत करना चाहिए और
फ्री वाला सिस्टम बंद होना क्योंकि चाहिए। सर गरीब वर्ग में अक्सर देखा जाता है कि छोटे जो परिवार है उनमें महिलाओं के नाम पे समूह चल रहे हैं। अभी जो जितने भी समूह पॉलिसीज जो है तो ये प्राइवेट बैंकों की, ये महिलाओं के नाम पे ही है। तो उनके क्या करते हैं कि घर वाले पैसे निकलवा लेते हैं, फिर वो लाडली बहना की किस्त से वो, और तो वो उससे मजबूत बनने की बजाय और कमजोर होती है। देखिए, केस पैसा दे के ही हम किसी को मजबूत नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा ऐसा। कि बहुत सारी ऐसी स्कीम है, जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, किसानों को 6,000 रुपए सम्मान निधि देते हो। किसानों को 6,000 रुपए की आवश्यकता नहीं है, उनको आवश्यकता है खाद की। आप 2,000 रुपए में खाद का कट्टा दे रहे हो, आप उनको हाँ। 200 रुपए में दो। 200 में। आप यूं मजबूत करो। किसानों को बिजली फ्री दे दो, आप किसानों की दवाइयों के दाम घटा दो, आप हर किसान को एक ट्रैक्टर दे दो 1,00,000-2,00,000 रुपए में, और उस पर लिख दो नॉट फॉर सेल। तो आप किसानों को ऐसे मजबूत करो। सही है सर। वो किसान आप की आय किसान को खाद 200 रुपए कट्टे में दोगे, उनको 1 बीघे में 1 कट्टा डालना है, तो वो 1 कट्टा ही लेगा। वो 2 कट्टे ले लेगा तो क्या करेगा, ज्यादा उसके अंदर डालेगा तो फसल खराब। तो आप किसानों को आप नगद मत दो, और किसान तो खुद ही चाहता है कि हमको ये बेनिफिट मिले। आप उनके लिए डीजल फ्री, डीजल सस्ता कर दो, उनके लिए पेट्रोल सस्ता कर दो। सर किसानों के अगर सोयाबीन का भाव अगर 8 से 10 हजार हो जाए तो उसको तो किसान सम्मान निधि की आवश्यकता नहीं किसान है। सम्मान तो निधि मैं यही कह रहा हूं कि एक तो किसानों को दाम अच्छे मिल जाए, और किसानों की खेती में आने वाली चीजों के भाव कम कर देना चाहिए। आप 6,000 रुपए के मान से वो दे रहे, तो आप इनडायरेक्ट इस टाइप से बेनिफिट दीजिए ना उनको। जी सर, वो बजट यहाँ लगा सकते हैं। क्या उनको स्रोत उपलब्ध होना चाहिए इन चीजों की बजाय। बिल्कुल। सर एक चीज मेरे दिमाग में ये भी है कि हम बड़े किसान किसान करते हैं, किसान एक्चुअल में बहुत सहायक भी है हमारे मंदसौर की प्रगति में। जो आज का युवा है, हम देखते हैं कि अगर मंदसौर में कोई युवा है, जैसे मेरा दोस्त भी है या मैं खुद हूं, तो मैं ये सोचूंगा कि पहले यहाँ पढ़ता हूं और फिर कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करूंगा और फिर वहीं कहीं सेटल हो जाऊंगा। इन सब चीजों के इतर क्या जिले में युवाओं के लिए हम कोई उद्योग के क्षेत्र में कोई कार्य कर रहे हैं जिसके युवाओं को रोजगार इसी जिले में मिल पाए, और रोजगार के साथ साथ युवाओं को दूसरे शहरों में पलायन न करना पड़े? देखिए, ये स्थिति इसलिए निर्मित हो रही है कि जो हमारे किसान भाई है वो नहीं चाहते कि अब हमारे बच्चे खेती करें। जी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लाभ का धंधा तो रहा नहीं, नुकसानी का धंधा रहा। मंदसौर जिले में कोई उद्योग है नहीं, तो वो बच्चे को बाहर स्वाभाविक है भेजेगा जॉब के लिए। तो मेरा तो 2 चीजों में सुधार हो जाएगा, हम उद्योग भी डालें जिले में, और खेती अगर लाभ का धंधा हो गए तो सारे पढ़े लिखे भी खेती में इंटरेस्ट लेंगे। हाँ, सही। सर एक और लास्ट मेरा क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट का, वो आखिरी, अफीम नीति के ऊपर। ये वैसे सेंट्रल लेवल का मुद्दा है, लेकिन मैं इससे आपसे राय चाहूंगा। और आप वो व्यक्ति हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं, खुद एक किसान परिवार से हैं, छोटे व्यापारियों का मजबूत सहारा है। सर अफीम नीति अभी आई है, 80 किलो से 90 किलो से ऊपर जिन्होंने दिया उनको सरकार ने अच्छी राहत दी है, लूनी चीरने पट्टे दिए हैं, वो सराहनीय कार्य। लेकिन 80 का मापदंड जिन्होंने पूरा किया था और जो 90 से कम रह गए थे, क्योंकि सरकार का मापदंड था 80 का, और उसको पूरा करने के बाद भी उनको 10 आरी की सीपीएस की जगह 5 आरी कर दिया गया। अगर आपको डोरे चोरी की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास फैक्ट्री की पर्याप्त सुविधा नहीं है, तो आप उसको लूनी चीरनी 5 आरी कर सकते हैं, या फिर 10 आरी का सीपीएस तो देना ही चाहिए उस किसानों को। उसकी क्या गलती थी सर जिसने 80 किलो पूरा किया? देखिए, ये बात सही है, ये एक बहुत बड़ी अनियमितता है। जी सर। और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। और जिस हिसाब से इस विभाग में भ्रष्टाचार होता है, सबसे ज्यादा किसान उससे पीड़ित है। हमने पिछली बार कई बार इस मुद्दे को मैंने उठाया भी था, और एक को तो नामांतरण के मामले में सीबीआई के माध्यम से हमने ट्रेस भी कराया था। तो ये नीति एक्चुअली में हमारे सलाह जरूर लेते हैं विधायकों की भी, पर ये नीति सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, तो इसमें सुधार होना चाहिए। सर हमारा ये इंटरव्यू आज का यहीं समाप्त करते हैं। और सर अब ये हमारा पॉडकास्ट का शायद तीसरा इंटरव्यू है। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक नई शुरुआत है सर, और हमने प्रयास किया है कि किसानों की छोटी छोटी आवाजों को उनके जो उनके कर्ता धर्ता है या जो आगे बदलाव करवा सकते हैं उन तक पहुंचाने के लिए। देखिए, मीडिया, पेपर, इन सब की भूमिका तो बहुत आवश्यक है। जी सर। और आपको मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूं, और निश्चित ही आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो लोगों की भावना थी वो आप तक मेरे तक भी पहुंची, और मेरी जो भावना है वो आपके माध्यम से आम नागरिक तक, आप जनता तक पहुंचेगी। तो निश्चित ही
कहीं ना कहीं हमारी बात जनता तक आपके माध्यम से और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे प्रतिनिधि हमारे जो समस्याएं हैं उनसे जुड़कर क्या काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि बस एक बार विधायक साहब बन गए और हो गया, 5 साल तक हो गया। लेकिन जैसे आपने मुद्दा उठाया विधानसभा में नीलगाय का, बहुत सारों को पता ही नहीं है कि विधायक साहब हमारे मुद्दा उठा रहे। तो ये चीजें हमने इसके लिए शुरुआत करी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सर।